हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए वो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। कि मार्केट जो होता है ना, हमने अब तक जो सिंपल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मतलब कि जिसने कॉमर्स फर्स्ट टाइम पढ़ी हो तो उससे पहले उसने क्या सीखा होगा कि मार्केट वो जगह है जहाँ पे कुछ लोग आपस में मिलते हैं ना, और सामान का मतलब कि एक्सचेंज होता है। बट मार्केट जो है ना वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, यानी मार्केट की जो फॉर्म्स होती है ना वो अलग अलग होती है। और अलग अलग फॉर्म्स के कारण इनमें जब हम प्राइस डिसाइड करेंगे कि कौन से मार्केट में कितना प्राइस हमने अपने प्रोडक्ट का रखना है, तो वो भी अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, यानी सामान खरीदने वाले, और बहुत सारे सेलर होते हैं, यानी जो कि प्रोडक्ट को सेल करेंगे। वो सब इकट्ठे होते हैं। और कहाँ इकट्ठे होते हैं? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में, जहाँ पे सेलर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट का यानी गुड्स और सर्विसेज को बायर्स को सेल करते हैं, और बायर्स जो है वो परचेज़ करते हैं, यानी दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स इकट्ठे होते हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये फ्री में नहीं होता, इसके बदले में बायर्स को जो है बायर्स जो है वो सेलर्स को कुछ अमाउंट, जितनी अमाउंट ये मांगेंगे उतनी अमाउंट उनको पे करनी होती है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब जो हमने मार्केट को पढ़ा है, तो मार्केट जो है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ठीक है, तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अगर हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज हम सिर्फ दो ही मार्केट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है, ओके, तो चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, मैं परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाने से पहले आपको बोल दूं कि इसमें ना कई ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आपको फिर आगे दिक्कत देंगी। ठीक है, तो इससे पहले, यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इससे पहले मैं शॉर्ट्स में आपको, जैसे ये रेवेन्यू क्या होता है एंड कॉस्ट क्या होती है, एंड इसमें TR AR MR क्या होता है, और TC AC MC क्या होती है, तो ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तब फिर आपको ये जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ना ये अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बायर्स बहुत सारे होते हैं, खरीदने वाले, सामान खरीदने वाले, है ना, और जहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ऐसा मार्केट जहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे हैं और जहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे, और जहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ना वो होमोजीनियस है, यानी सेम ही तरह का प्रोडक्ट हम वहाँ पे बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेलर अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, दूसरा सेलर अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सेम ही तरह का प्रोडक्ट बेचा जाता है सभी सेलर्स के द्वारा। ठीक है, और बायर्स जो है वो किसी भी सेलर से सामान खरीद लेते हैं, यानी यहाँ पे जो सामान है वो बाई चांस खरीदा जाता है, ऐसा हम बोल देते हैं कि बायर्स का मन है कि वो किसी भी सेलर से खरीद ले। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो प्राइस है ना वो भी सेम होता है प्रोडक्ट का। परफेक्ट कंपटीशन में एक तो प्रोडक्ट सेम और ऊपर से प्राइस भी सेम। अब बायर्स जो है उनकी मर्जी होती है वो किस सेलर से खरीदेंगे, राइट, ओके। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि सेलर जो है ना वो ज़्यादा प्राइस भी नहीं ले सकते, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है ना तो सभी सेलर को 10 रुपीज़ ही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी सेलर ने 11 ले लिया, नो, ये सही नहीं होगा। ठीक है, ओके। एंट्री इनटू द मार्केट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट फ्री, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेलर्स जब मन चाहे तब आ सकते हैं, मतलब कि एंट्री, कोई भी नया सेलर जो है वो मार्केट में एंट्री कर सकता है। तो कोई जो दूसरा सेलर उसमें था पहले मार्केट में, वो उसको ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं, हम पहले इतने हो गए और अब तू भी आ गया, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और जो पुराना सेलर है वो मार्केट से एग्जिट भी कर सकता है, मतलब उसकी मर्ज़ी हो तो उस मार्केट से बाहर निकल सकता है कि भाई मेरे को ऐसे मार्केट में नहीं रहना, मैं तो अपना कोई और बिजनेस करूँगा, है ना, मतलब कि फ्री होता है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन उन पे नहीं होती सेलर्स के ऊपर। ठीक है, ओके।
परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, यानी बायर्स जो है उनको पता है कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और यानी प्रोडक्ट के बारे में, सेलर के बारे में, मार्केट के बारे में बायर्स को सब कुछ पता है। इसके अलावा जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी बायर्स के बारे में, बायर्स की क्या क्या रुचियाँ हैं, है ना, और उनको भी सब कुछ पता है। मतलब कि यानी बायर और सेलर जो है वो बड़े इंटेलिजेंट है, ठीक है, उनको नॉलेज है सारी। और गवर्नमेंट जो है वो भी इंटरफेयर नहीं करती इस मार्केट में किसी भी तरह का। और एक चीज़ और कि इसमें जो डिमांड कर्व हम बनाते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन में, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस हमने सेम रखना है, और यानी कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी हमने बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, तो जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इतने सारे आपके मान लो सप्लायर है, सामान बेचने वाले हैं ना, सप्लाई करने वाले। तो मान लो ये सोच रहा है कि भाई ये सब तो 10 रुपये में बेच रहे हैं, मैं 11 में बेच देता हूँ, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो ज़ीरो हो जाएगी, कोई यहाँ से खरीदेगा ही नहीं सामान, इनके पास ही जाएंगे ना, 11 रुपये वाले के पास कौन खरीदेगा, 10 वाले के पास खरीदेंगे। तो यानी कि अगर इस तरह से होता है तो फिर इलास्टिसिटी डिमांड कर्व कैसा बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक बनेगा जो डिमांड कर्व होगा वो। ठीक है भाई। अब देखो मैंने बोला था कि प्राइस सेम रहता है, मतलब सेम प्राइस पे बेचना होता है। इसका मतलब फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी जो प्राइस फिक्स कर दिया ना उसी फिक्स्ड प्राइस पे उनको सामान बेचना पड़ेगा, प्राइस अपने मन से नहीं बना सकती। ठीक है, यानी कि मान लो एक इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के अंदर ये छोटी छोटी फर्म्स हैं जो कि काम करती है। तो मान लो ये जो इंडस्ट्री है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री है ना, कपड़े बेचने का काम करती है, और उसके अंदर छोटी छोटी फर्म्स लगी हुई है क्लोथिंग से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स कर दिया ना, वही प्राइस इन फर्म्स को मानना पड़ेगा। ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। ठीक है, ओके। अब क्योंकि प्राइस सेम है तो फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बच गया है ना, यानी सेलिंग कॉस्ट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें जो मैन्युफैक्चरर है, यानी जो प्रोडक्ट को बना रहा है, वही प्रोडक्ट को सेल करता है, इसीलिए जो सामान को लाने ले जाने का खर्चा, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो वो भी नहीं लगेगा। और अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं भाई, ये दो चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड, दो चीज़ें और पढ़ो। अब जो परफेक्ट कंपटीशन में इतनी सारी बातें बोली है कि इतने बायर्स होते हैं, इतने सेलर्स होते हैं, सेम प्रोडक्ट बेचना है, सेम प्राइस पे बेचना है, प्राइस को 1 रुपये बढ़ा भी नहीं सकते, और प्राइस भी सेम रहना है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें ये जो सारी बातें हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो वो फॉलो नहीं होती है ना, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो एक मिथ है, यानी एक छलावा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। वो बोलते हैं ना भ्रम, तो परफेक्ट कंपटीशन एक भ्रम है, मतलब कि रियल लाइफ सिचुएशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकल में तो ये फॉलो ही नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि डिमांड कर्व कैसे बनेगा इसमें। तो हमने ये पढ़ा था, इंडस्ट्री है, उसके अंदर छोटी छोटी फर्म्स काम करती है, तो उसके हिसाब से डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री का डिमांड कर्व अलग होता है, फर्म का अलग होता है, तो ये इंडस्ट्री का है। तो देखो डिमांड को हम हमेशा ऐसे शो करते हैं ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड हमारी, और सप्लाई हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ऐसे ही बनता है, आपने 12th में +1 में पढ़ा होगा, राइट। तो दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से फिर हमने एक लाइन लगानी है, और वो हमारा होगा प्राइस। यानी डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है उस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है। ठीक है, अब जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया वही प्राइस फर्म का होगा। तो इंडस्ट्री ने ये प्राइस सेट किया था ना अपना, तो मैंने देखो यहाँ डायग्राम बना दिया, वही प्राइस, सेम वही प्राइस फर्म ने भी लेना है, यानी इसी प्राइस पे वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है, चाहे वो क्वांटिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी क्वांटिटी वो सेल कर सकती है। ये तो है भाई क्वांटिटी और डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन फर्म जो होती है उसके लिए ये जो लाइन है ना वो उसकी डिमांड मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन देंगे कि भाई नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, या फिर वर्टिकल लाइन होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म का
जो डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। देखो हॉरिजेंटल ऐसे ही बनती है ना, वर्टिकल ऐसे बनती है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिमांड कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन। अब देखो शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डिमांड कर्व कैसा होगा, और लॉन्ग पीरियड के लिए कैसा होगा, है ना, प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। तो शॉर्ट पीरियड में जो है 3 तरह के कर्व बनते हैं। एक बार होता है आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक बार होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक बार होता है लॉस। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, जब आपकी एवरेज रिवेन्यू एवरेज कोस्ट से ज़्यादा हो। अब आप पूछोगे एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कोस्ट क्या है, तो ये जो है मैं डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या होता है एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कोस्ट। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कोस्ट से ज़्यादा हो, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा होगी किससे, जितने कोस्ट में आपने बनाया है, मतलब 10 में बनाया है आपने और एवरेज निकाल लेंगे उनका, तो 10 मान लो उसकी एवरेज कोस्ट है और रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू मान लो उसकी 12 है, तो हो गया ना प्रॉफिट, तो वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, तो देखो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो सेम मानी जाती है। मतलब कि जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो डिमांड कर्व में जो हमारा प्राइस होता है वो प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल होंगे शॉर्ट रन में। और जो एवरेज कोस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे बनेगा। ये बन गया एवरेज रेवेन्यू, यानी जो प्राइस लाइन है हमारी, और एवरेज कोस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे बनता है, और मार्जिनल जो कोस्ट होता है वो बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा। अब जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट जहाँ पे मार्जिनल कोस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्टली हमें मार्जिनल कोस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को ही चेक करना होता है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये रहा, और वहाँ से हमने लाइन लगानी होती है। तो मार्जिनल कोस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कोस्ट लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद हमने चेक करना होता है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट। तो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारी एवरेज कोस्ट है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ से फिर हमने 2 प्रॉफिट्स लाइन बना दी, यानी ये जो हिस्सा हमारा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया, ओके। यानी इतना प्रॉफिट मिलेगा हमें, इतनी मतलब कि कोस्ट थी, ये कोस्ट थी हमारी, लेकिन हमने बेचा उसको इतने में, यानी हमारी इनकम होगी इतनी, तो इतना हो गया हमारा प्रॉफिट, और ये हमारी क्वांटिटी हम बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में हमें सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं बल्कि नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू लाइन, यानी मैंने बताए थे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन सेम होती है, वही हमारी प्राइस होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट भी सेम होंगी। ठीक है, ओके। अब देखो हमने दोनों बना ली, इसमें क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कोस्ट इक्वल होगी। नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कोस्ट के इक्वल होगी, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कोस्ट के इक्वल होगी, यानी चारों एक दूसरे के इक्वल होंगी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम चारों इक्वल होती है नहीं होती है ना, तो ऑप्शन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमने एवरेज रेवेन्यू बनाया, मार्जिनल कोस्ट बनाई और एवरेज कोस्ट बनाई। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, एमआर और एमसी को चेक करना है हर बार की तरह। एमआर एमसी कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एआरएसी को चेक करना है, वो भी यहीं पे कट कर रहे हैं, दोनों सेम जगह कट कर रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना तो नीचे एक्स्ट्रा है ना ही ऊपर एक्स्ट्रा है। ओके, नेक्स्ट है लॉस। लॉस कब होता है, जब हमारी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा हो और रेवेन्यू जो है ना वो कम हो। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब हुए थे, जब रेवेन्यू ज़्यादा थी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट कम थी। लेकिन लॉस कब होगा, जब एवरेज कोस्ट ज़्यादा होगी और एवरेज रेवेन्यू कम होंगे। फिर से हमने प्राइस लाइन जो थी वो हमारी बना दी, AR MR इक्वल हो गया और हमारा प्राइस जो है वो इनके इक्वल है। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, कोस्ट को ज़्यादा दिखाना है तो इसलिए हमने इसको ऊपर बना दिया, पहले नीचे बनाया था याद हो तो, है ना, इसको ऊपर बना दिया। फर्स्ट क्या चेक करेंगे, MC और MR कहाँ कट कर रहे हैं, तो ये थी ना हमारी MR लाइन, यही AR लाइन है और ये MC है, तो MC MR कट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हमने चेक करना है AR और AC लाइन को, तो MC MR जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ से हम लाइन लगा देंगे, लाइन हमने लगा दी, तो ये AC लाइन है, ये AR लाइन है, यानी कि हमारी कोस्ट थी इतनी, है ना, मान लो कितनी थी, ये 15 थी, और हमने हमारी जो रेवेन्यू हुई वो हुई 10, यानी बहुत कम रेवेन्यू हुई। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया हमको। ठीक है, समझ आ गया, ओके। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये आपका प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी, और नॉर्मल प्रॉफिट का वैसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया था। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो कि इक्वल है, ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यहाँ पे भी चारों इक्वल होंगी, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन वाली चीज़ें भी इक्वल होंगी और लॉन्ग रन वाली भी इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, यही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी इक्वल है, यही लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के भी इक्वल है, और शॉर्ट रन के भी इक्वल है। मतलब इसी के अंदर शॉर्ट रन के भी बन जाएंगे छोटे छोटे, जो एवरेज कॉस्ट कर्व और जो शॉर्ट रन के मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का था। टॉपिक थोड़ा बड़ा भी था बट इंटरेस्टिंग था अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार तो मैच द कॉलम में आ जाते हैं, कई बार वैसे पूछ लेते हैं सेपरेटली। तो मैंने ना क्वेश्चन छाट के रखे हैं, तो एक दिन मैं आपको सारा करा दूँगी। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन वाले जो हैं, अभी पहले बेसिक सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, मोनोपोली अगर पढ़ने बैठे तो फिर वही 12 to 13 मिनट्स तो निकल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोनोपोली का। ओके, शॉर्ट्स में जो मैंने बोला था ना वो प्लीज़ देख लेना, वहाँ से आपको AR AC MC वगैरह ये क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, अदरवाइज़ टॉपिक समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।